मेरे मॉम डैड ने सोचा था कि ये गया, ये खत्म हो चुका है। आई लॉस्ट माई मॉम इन 2021, so सॉरी but I couldn't come for the funeral also. मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मुझे कोई बंगला फिल्म मिले, अच्छा, ताकि मैं शूटिंग करते हुए बंगाल चला जाऊँ, कलकत्ता चला जाऊँ। जो डार्क स्किन वाले जो एक्टर होते हैं उनको कभी भी पॉजिटिव रोल नहीं दिया जाता है। ये तो नोशंस है। आप जैसे कि मान लो कि शांति वार्ता, अगर मान लो कि पीस अगर आपको दिखाना है तो सफेद कबूतर उड़ा देते हो। तो मैंने कितने बार बोला काला कबूतर उड़ा दे कभी। मेरे बेटे को स्कूल में एक बार बोल दिया कि तू इतना काला क्यों है, तो अब मेरे बेटा मेरे को आके बोल रहा है कि दे आर स्टूपिड पीपल ना बाबा। सबसे बड़ी बात है कि ये हाथी के दांत से जब गणेश की मूर्ति बनती है तो सबसे बड़ी आयरनी चीज है। मतलब आप गणेश जी की हत्या करके गणेश जी की मूर्ति बना रहे हैं। इफ यू कंसिडर योरसेल्फ अ कैरेक्टर एक्टर, I don't consider myself a character actor. I consider myself an actor. वोचर एक वाइल्ड लाइफ क्राइम थ्रिलर है। जिन लोगों ने नहीं देखी है अभी तक, उन लोगों के लिए उनको ये शो क्यों देखना चाहिए? रिची एक ऐसा डायरेक्टर है जो ऐसी एक हफ्ते में स्क्रिप्ट नहीं लिखता, एक महीने में स्क्रिप्ट नहीं लिखता, एक साल में स्क्रिप्ट नहीं लिखता। वो 3-4 साल लगा के एक स्क्रिप्ट लिखता है। जब तक वो स्क्रिप्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तब तक वो लिखना बंद नहीं करता। यहाँ पर एक आदमी है लायक, बहुत हरामी है, उससे बच के रहना। बाय द वे मेरा नाम पता है क्या? क्या लायक? तो गजब टोपीबाज आदमी है। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनफोल्डिंग टैलेंट्स। और आज हमारे साथ अरे है रमन यार, इंट्रोडक्शन की जरूरत सर को नहीं, हम लोगों को है। तो सर अगर आप हम दोनों को इंट्रोड्यूस कर देते तो तो। गजब टोपीबाज आदमी है। ये सब तुम लोग कर कैसे लेते हो? हाँ सर, मतलब कैसे करते? ये देखिए, Viewership के लिए ये रमन और ये विभू है। इन दोनों के साथ मैं डिजिटल कमेंट्री के पॉडकास्ट में हूँ और आप तुरंत सब्सक्राइब कीजिए इसको। और भी कुछ बोलोगे? नहीं सर, इतना में हमारा काम तो हो जाएगा। इतना काम हो आई जाएगा थिंक ना? अब शायद लोग जान जाए हमें। जान जाएंगे सर हम हाँ लोग से। ठीक है। कहाँ से आया था ये सर टोपीबाज? ये मतलब ये एक्चुअली आया था राइटर के दिमाग से। तो राइटर ने ऐसे डायलॉग लिखे हुए थे, तो मैंने कहा कि ये एक्चुअली जो है ये बहुत पुरवैया है एक्चुअली। ये मतलब ये टोपीबाज, रंगबाज, ये हमारे मतलब ईस्ट की तरफ बहुत चलता है कि अरे साला बहुत रंगबाज आदमी है तुम। तो मतलब वो जो रंगबाज आदमी है तो रंगदारी होती है ना, तो वो टोपीबाज, अरे साला टोपी पहना के चला गया, साला बहुत बड़ा टोपीबाज आदमी है। तो ये बहुत ही पुरवैया, बहुत ही ईस्टर्न कॉनोटेशन में काफ़ी हम लोग यूज़ करते हैं। यूपी, फिर बिहार, बंगाल, ये जो पूरा बॉर्डर एरिया है, तो वहाँ से आया था। तो डायलॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग डायलॉग था, बोलने में बड़ा मज़ा आया था। आपके डायलॉग ज्यादातर सुन के ऐसा लगता है कि आपने उसमें आपका इनपुट भी बहुत रहा होगा और आपके इम्प्रोवाइजेशन भी रहे होंगे बहुत ज्यादा। जनरली ऐसा रहता है कि आपको हाँ, पर मतलब ये ऐसे ओपनली मत बताओ, फिर राइटर्स वगैरह नाराज हो जाएंगे, बोले कि हमारा सारा क्रेडिट लेके चला गया ये आदमी। हाँ मतलब क्या है, राइटर्स आपको बोलेंगे गजब टोपीबाज अरे इंसान। साला गजब आदमी है ये, तो साला कुछ भी खेल के जाता है। आपका डिफरेंट कैरेक्टर हम लोगों ने देखा है सर। जैसे आप क्रिमिनल जस्टिस का लायक हो, अनदेखी का डीएसपी हो, या फिर जामतारा का इंस्पेक्टर हो। ये कैरेक्टर आप एक इंसान प्ले कर रहा है, फिर भी ये अलग अलग दिखता है। लायक भी डराता है, बट वो चिल्ला के नहीं डराता है। वो सिंपल ऐसा बोलता है कि यहाँ पर एक आदमी है लायक, बहुत हरामी है, उससे बच के रहना। बाय द वे मेरा नाम पता है क्या? क्या लायक? कितना डर है उसमें। ये सटलनेस कहाँ से आता है सर आपके एक्टिंग में? मैं किरदार के बिल्कुल अंत तक जाने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल तह तक जाने की कोशिश करता हूँ। गो डीपर। और जब मुझे लगता है कि अगर आदमी बहुत पावरफुल है, उसको चिल्लाने की क्या जरूरत है? अगर मैं बहुत ज्यादा पावरफुल आदमी हूँ तो मैं चिल्लाऊं क्यों? तो मतलब मेरी एक नजर से ही लोगों की फट जानी चाहिए, है ना? फिर तो वो वाला कैरेक्टर है। कितना अच्छा ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि हम लोग सर अभी तक हिंदी फिल्म में क्या देखते आए हैं कि अगर विलेन विलेन है तो पूरा वो यार तो आवाज दमदार, पावरफुल आदमी है, तेज तो सही बोलेगा। बात है यार। नहीं, आप जैसे ये सब नोशंस की बात है, ये नोशंस की बात है। अगर आपको लगता है कि कोई एक टेररिस्ट है, वो एयरपोर्ट में अगर बॉम्ब लगाने आया है, तो वो क्या आपको दाढ़ी वाड़ी ये सब लेके घूमेगा यूजुअल सस्पेक्ट की तरह कि अरे आओ मुझे पकड़ो, आओ मुझे पकड़ो?
मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत खतरनाक विलेन होगा, बहुत स्वीट टॉकर होगा। जैसे बॉब बिस्वास थे कहानी में, हम्म। कुछ नहीं कर रहा है वो आदमी, हाँ, तो चुप है। बहुत वो जितना वो खतरनाक होगा उतना हो सकता है वो स्वीट टॉकर हो कि क्या कैसे मैं बाद में देख लूंगा। मनी मन बोल रहा है कि अच्छा ठीक है चलो, बहुत सटल और ठहराव। हाँ। आपका फेवरेट कैरेक्टर आपने जो अभी तक किया सर वो कौन सा है? यार ऐसा बहुत कम है रमन, क्योंकि हर एक कैरेक्टर मेरे लिए बहुत प्रिय हो जाता है, क्योंकि हर एक कैरेक्टर में कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है ना कि ये जो देवडी बोलो, ये ब्लैक फ्राइडे बोलो, आज ओटीटी के जितने भी अनदेखी, जमतारा, रॉकेट बॉयज, अभी पोचर, सारे बहुत सारे शोज किए मैंने। लेकिन स्मॉलर रोल्स बहुत खतरनाक होते हैं। कि छोटे रोल्स जो किया, अगर आपने सतीत रे के एंथोलॉजी के ऊपर एक रे बनी थी, तो उसमें बहरूपिया करके एक कहानी थी, देखी? उस बहरूपिया में मैंने एक पीर बाबा का कैरेक्टर किया, 2 सीन थे उसमें। तो लेकिन आज भी लोग उसी कैरेक्टर किरदार के बारे में बात करते हैं। तो छोटे कैरेक्टर सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है करना, बिकॉज छोटे कैरेक्टर में आपको कास्ट तो कर लेते और आपके पास इतनी बड़ी जर्नी नहीं होती। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर चाहते कि आ गया तो फाड़ देगा, तो कितना बड़ा एक्सपेक्टेशन और बोझ लेके जाना पड़ता है। और पूरा सेट यूनिट होता है, मतलब पहले मान लो कि 15 दिन से ये लोग शूटिंग कर रहे हैं और अचानक आप एक दिन जाते हो उस शूटिंग में, उस यूनिट में पेनिट्रेट करते हो, तो ऐसा लगता है कि लोग भी जजमेंटल होके देख रहे हैं आपकी तरफ। ऐसा क्या? पर ऐसा हुआ है कि कभी सच में कोई जज कर रहा है और आपको बाद में पता चला कि यार ये मुझे थोड़ा इग्नोर कर रहे थे या मुझे जज कर रहे थे या मुझे? बहुत किए, बहुत हुआ जिंदगी में। तो मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कभी कोई ऐसा वाकया याद आ रहा है जब थोड़ा अंदर कुछ लगा हो कि हाँ भाई, मतलब कि ये बिहेवियर जो मेरे साथ हुआ है ये राइट नहीं है, ये सही नहीं, ये नहीं होना चाहिए? किसी भी एक्टर के साथ ये ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए वैसे बिहेवियर। हाँ, बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है। एक बार मुझे याद है कि मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन इंसिडेंट बता रहा हूँ कि इंसिडेंट एक बार ये हुआ कि मैं देवडी की शूटिंग कर रहा था उस टाइम, तो गाड़ी से जा रहा था और गाड़ी में और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। तो एक महिला बैठी हुई थी जो कि किसी फिल्म की प्रोड्यूसर थी पहले। सो ऐसी बात करते करते गाड़ी में चलते चलते मैंने ऐसे ही बोला कि यार वो वाली फिल्म देखी क्या है, मेरी जो फिल्म रिलीज हुई थी? बोले कि हाँ बट इट इज़ अ वेरी बैड एक्टिंग। हाँ, सो आई ओके बट इट वाज अ हिट फिल्म दैट टाइम एंड सो तो आई फाउंड दैट ये मुझे पसंद ही नहीं करते। वो एज ए पर्सन आपको लाइक नहीं कर रही हैं, इसीलिए आपके काम को भी साइड कर दिया कि नहीं यार खराब एक्टिंग है, ये एक्टिंग वो एक्टिंग है। तो मैं उसी लेडी का एक ये था कि बहुत दिनों बाद मैं एक फिल्म हो गई थी, फिल्म के बाद उसका प्रमोशन शूट करना था और 15 ऑलमोस्ट कपल ऑफ मंथ्स लेटर, तो उस शूट के ना मैं हमेशा हर एक शूट से ना कुछ सुवेनियर्स इकट्ठा करता हूँ, हर एक शूट से। मैं किसी शूट में मेरे को मैं पाइप यूज कर रहा हूँ, पाइप मुझे अच्छा लग गया तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ ये पाइप रख सकता हूँ, सुवेनियर फॉर दिस फिल्म। किसी फिल्म में एक जिप्पो मैं रख लूंगा, रख लीजिए। तो ऐसे में हर एक चीज की सुवेनियर। तो उस प्रोजेक्ट के ना मैंने घड़ी, एक बहुत ही फैंसी सा एक घड़ी थी, मतलब बहुत ही मामूली घड़ी है, चोर बाजार की खरीदी हुई घड़ी थी, मतलब कोई भी ब्रांडेड नहीं था, लेकिन फंकी बहुत था वो घड़ी। तो मैंने बोला कि यार घड़ी ये मैं रख लेता हूँ। तो जिस दिन फिर फोटो शूट के लिए 2 महीने बाद में आ रहा हूँ, यार वो घड़ी मुझे मिली नहीं। अच्छा। तो उसी औरत ने बोला क्यों, अच्छा बेच दिया उसको? मैंने बोला इस औरत के साथ तो मैं जिंदगी में बात नहीं करूंगा। सर ये तो फिर पर्सनल ग्रज है सर, ये तो है कि पर्सनल प्रॉब्लम है किसी के साथ। वही होता है। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन यही होता है कि आप somebody you don't like, for no reason। इस चीज से मुझे कोई टेंशन भी नहीं है, बशर्ते कि मैं ऐसे लोगों के साथ उलझू ना और रिएक्ट ना करूं, तो मेरे वो डोमेन में नहीं घुसेगा। क्या ये ऐसा होता है कि आप बाहर से आते हो इंडस्ट्री में, ये इंडस्ट्री हमारी है, आप इस जगह से बिलोंग नहीं करते हो? यस, बहुत सारी चीज, क्या क्या लॉजिक हो सकता है, बहुत सारी लॉजिक हो सकता है। डार्क स्किन हो सकता है,
कि ये इसको ये डिजर्व ही नहीं कर सकता, इस जगह में ये कैसे पहुंच रहा है, अरे ये तो डॉन जॉन लगता ही नहीं है, मतलब ये तो ऐसे अगर होना चाहिए एक्टर होना चाहिए तो बिल्कुल एक सिक्स लुक पैक होना होना चाहिए, चाहिए, हाँ। होना चाहिए। एक्टर मतलब क्या, एक्टर मतलब क्लोन दिखना चाहिए, उसके जैसा, उसके जैसे उसके जैसे उसके जैसे अपनी आइडेंटिटी नहीं। तो अब तो आप एंड ऑफ द डे अब कोई अगर ऐसे जगह में जाके देखोगे, अरे यार तो आपको ऐसा ही एक्टर चाहिए, तो ऐसा एक्टर तो बहुत है, तो ले लीजिए। अब मुझे क्या, मतलब मुझे जो काम मिलता है मैं वो काम कर लेता हूँ ना, तो मुझे कोई एस्पिरेशन है कि 500 करोड़ की मूवी का हीरो बनना है। मेरे पास वो चीजें आती नहीं है, जो चीजें मेरे पास आती है उस चीज को मैं शिद्दत से निभाने की कोशिश करता हूँ। सर अभी ये डिस्क्रिमिनेशन, सॉरी जस्ट वन थिंग, जो आप डिस्क्रिमिनेशन बोल, ये तो हर एस्पेक्ट में ही हो जाता है फिर, क्योंकि आपने जैसे कलर में भी बोला, आपने लाइफस्टाइल में भी हो सकता है कि अगर आपका लाइफस्टाइल मैच नहीं करता किसी के साथ तो आपकी नेटवर्किंग नहीं हो पा रही है, प्रॉब्ली आप ऑफ कोर्स होता है कि उठ बैठ नहीं सकते हो। ऑफ कोर्स होता है कि मतलब मेरा बेटा स्कूल, मेरे बेटे को स्कूल में एक बार बोल दिया कि तू इतना काला क्यों है, तो अब मेरा बेटा मेरे को आके बोल रहा है कि दे आर स्टूपिड पीपल ना पापा, ना ऑफ कोर्स दे आर स्टूपिड। मेरे को लगता है सर कि वो हम लोगों को ना बचपन से ही वैसा सिखाया जाता है, और जो गलत चीज है ना उसको इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि लोगों को एहसास भी नहीं होता है कि ये गलत है। एग्जैक्टली। जैसे अब गाना है, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हाँ। अब इसको, अब गाना ही है बट अगर आप इसको देखोगे तो आपको ये प्रॉब्लमेटिक लगेगी, ये चीज नहीं है। आप ही का एक इंटरव्यू हम लोग देख रहे थे जिसमें आप बोले हो कि जो डार्क स्किन वाले जो एक्टर होते हैं उनको कभी भी पॉजिटिव रोल नहीं दिया जाता है। ये तो नोशंस है। आप जैसे कि मान लो कि शांति वार्ता, अगर मान लो कि पीस अगर आपको दिखाना है तो सफेद कबूतर उड़ा देते हो, तो मैंने कितने बार बोला काला कबूतर उड़ा दिया कभी? और ये सिर्फ यहाँ पे मतलब हमारे बॉलीवुड में कह सकते हो या ये नहीं, हिंदी ये फिल्म ये- इंडस्ट्री में कह सकते हो, मुझे नहीं लगता बाहर रीजनल में बाहर बाहर नहीं है, बाहर बाहर नहीं है, और regional में हॉलीवुड भी नहीं है। हॉलीवुड मॉर्गन फ्रीमैन को देखो आप, क्या कर रहा है हॉलीवुड भाई में वो तो आदमी। ये रूल्स है। एक सिनेमा बनेगा, एक सिनेमा बन रही है, एक फिल्म बन रही है, तो वहां ब्लैक एक्टर्स लेना ही लेना है, डार्क स्किन लेना ही लेना है, चाइनीज अपना ओरिएंटल एक्टर्स आपको लेना ही लेना है, आपको मेक्सिकन एक्टर्स है तो लेना ही लेना है, बिकॉज यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट। सो इसलिए देखना कि बाहर की फिल्मों में देखना कि आपको हर एक स्किन कलर्स के हर एक प्रॉपर कास्टिंग अपने यहाँ नहीं है कि गोरे लोग को ही तेल लगा के फिर वो थोड़ा सा डार्क स्किन करता। हाँ एग्जैक्टली। मैंने एक बार एक शो देखा था श्री कृष्णा, तो गोरा कृष्णा ढूंढ के लेके आए। मैंने बोला ये टैलेंट है, ये टैलेंट है, कृष्णा को गोरा कर दिया, तो काला कृष्णा काला सांवले हैं, सांवले कृष्णा काला कैसे हो सकता है भाई? वो श्री कृष्णा है यार, श्री कृष्णा काला नहीं हो सकता यार। तो सब कुछ आपने आप पूरा खत्म कर दिया है। जो कृष्ण, श्याम, ये सब जो इसका इनका जो नाम ही है, नाम है श्री श्याम कृष्ण जी का नाम ही जो है वो बिकॉज ऑफ सांवला आए थे, तो उनको उसमें शर्म आ रही है, उनको गोरा करने की क्या जरूरत है? माँ काली का, माता काली का रोल किसी को दिया जाए तो माता काली है, वो डार्क काली, तो उसमें भी अगर सफेद एक्ट्रेस ले आके उसको अगर काला करके कर दोगे, तो ये ही तो है। ये कभी नहीं जा सकता, ये कभी नहीं जाता। कोई होप नहीं दिख रहा है। स्वदेश में एक बहुत अच्छा डायलॉग था, जो कभी नहीं जाती उसी को कहते हैं जाति। तो ये कभी नहीं जाएगी, ये सब चीजें आएगी नहीं इस दुनिया से। पर ये रीजनल में नहीं होता है सर, इतना मेरे को लगता है। ये रीजनल सब जगह होता है, सब जगह में होता है, लेकिन मतलब ये एक नोशंस है, ये हम ये एक्चुअली ये इंडियन, मतलब मुझे कभी कभार मेरे को लगता है कि यार हम बहुत ज्यादा रेसिस्ट हो चुके हैं, इंडियंस में ज्यादा रेसिस्ट है मेरे को लगता है कभी कभार, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बाहर का रेसिज्म बहुत क्लियर कट रेसिज्म है, लेकिन वो रेसिज्म से वो उभरना चाहते हैं, उनको शर्म आती है आज की तारीख में। वो अगर ऐसे कुछ रेसिज्म की बात हो तो इट इज अ ग्लोबल इशू, बट वी डोंट केयर। पोचर की स्टोरी देख लीजिए ना, पोचर एक एलिफेंट, इतना गॉर्जियस एलिफेंट है, वो एक्सटिंक्ट होने जा रही है। पूरे वर्ल्ड में 40,000 के करीब एलिफेंट बचे हैं, सोच सकते हैं आप। और जिस रेट में हर 15 मिनट में एक एलिफेंट अगर मारा जा रहा है तो क्या होगा कुछ दिनों में? फॉरेस्ट रेंजर्स जैसे कि इस बार हम शो कर रहे थे, उनसे भी मैंने पूछा है कि डू यू थिंक दैट एक्सटिंक्ट हो जाएंगे ना? ऑफ कोर्स हो जाएंगे कुछ दिनों में। वो भी बोलते हैं, वो भी बोले हो जाएंगे सर, हो जाएंगे। बस हमारा काम जो रोल हम इसमें कर रहे हैं पोचर में, वी आर एक्चुअली वाइल्ड लाइफ क्राइम फाइटर्स।
आपने सुना ही नहीं होगा, मैंने भी नहीं सुना था, बिकॉज इट्स नॉट ग्लोरीफाइड जॉब। राइट। आपको इसके लिए पद्मश्री नहीं मिलेंगे, आपको इसके लिए परमवीर चक्र नहीं मिलेंगे, लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग उतना ही है, क्योंकि बहुत बड़ा नेक्सस है ना। ऐसे नेक्सस के साथ आप भिड़ रहे, जहाँ नार्कोटिक्स है, जहाँ ड्रग ट्रैफिकिंग है, सब कुछ है, इसके साथ टेररिस्ट फंडिंग है, ये आइवरी ट्रेड के पॉप जरिए। कल्चर में ज्यादा वीरप्पन का ही जिक्र होता है कि हाँ, वीरप्पन का एक जिक्र था होता है, जो लेकिन वो तो सैंडलवुड था। हाँ, उसके पीछे भी बहुत सारी ये तो कंप्लीट पोचिंग, ये तो आइवरीज के लिए, मतलब टास्कर्स वो दांत बेचेंगे, मतलब जो मान ले के 30,000 रुपए किलो में वो जब वो 8 पीस बन के आता है तो करोड़ों में बिकता है। वो माफिया है इनका, बहुत बड़ा माफिया है, लेकिन ये लोग कंटिन्यूअसली उसी चीज में लगे हुए हैं, ये जो कैरेक्टर्स हैं। और ये कैरेक्टर्स ये बोलते हैं कि सर इट इज गोइंग टू बी एक्सटिंक्ट, हम कुछ नहीं कर पाएंगे इसका, लेकिन वी आर जस्ट, हम लोग सिर्फ इस प्रोसेस को स्लो कर रहे हैं, डिले कर सकते हैं, जितना डिले कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले हम एक आर्टिकल पढ़ रहे थे कि बताया जा रहा था कि हाथियों का शिकार क्यों होता है। अब जैसे एक तो चूड़ियाँ बनती है, बहुत सारे आभूषण बनते हैं उसके जो पहनते हैं लोग। दूसरा है कि अमीर लोग शो ऑफ करने के लिए भी मतलब रखते हैं अपने घर में हाथी का दांत। ऑफ कोर्स, वही आइवरी है ना। हाँ, आइवरी कि वही है कि दिखाने के लिए, शो ऑफ के चक्कर में आप एक प्रजाति को एक्सटिंक्ट कर रहे हो। जो आइवरी ट्रेड सबसे बड़ी बात है कि हाथी के दांत से जब गणेश की मूर्ति बनती है तो सबसे बड़ी आयरनी चीज है, मतलब आप गणेश जी की हत्या करके गणेश जी की मूर्ति बना रहे हैं। पोचर की अभी आप बात कर रहे थे, पोचर एक वाइल्ड लाइफ क्राइम थ्रिलर है। जिन लोगों ने नहीं देखी है अभी तक, उन लोगों के लिए उनको ये शो क्यों देखना चाहिए? व्हाट इज द टेक अवे एंड व्हाई दे शुड वॉच दिस शो? आप जब कोई सीरीज बनाते हैं, ऐसे सब्जेक्ट पे सीरीज बनाते हैं, तो वो जानवर के लिए नहीं बना रहे हैं, क्योंकि मुझे उनकी भाषा नहीं समझ में आती है। देयर आर वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड मे बी अंडरस्टैंड द एनिमल लैंग्वेज, बहुत कम होगा, गिनती के होंगे दुनिया में। बाकी लोगों को हमको पता ही नहीं कि जानवर कैसे वो कम्युनिकेट कैसे करेंगे, कि उनको भी दर्द हो रहा है कि अगर एक हाथी के सामने उसके बच्चे को अगर मार दिया जा रहा है, तो उस हाथी अगर माँ होती है तो उसको क्या फीलिंग होती है, हमको समझ में नहीं आती। तो हमको तो हमारी लैंग्वेज समझ में आती है ना, तो हमको ही बनाना पड़ेगा। एंटरटेनमेंट एक ऐसी चीज है कि जहां से आप इंस्पायर होते हो, क्योंकि आपको कहानी के तौर से दिखाया जाता है। आप अवेयर कर सकते हो, इंस्पायर कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। प्रोबेबली शायद चेंज एंटरटेनमेंट के जरिए, मेंटालिटी में चेंज आ सकता है, या एंटरटेनमेंट के जरिए से कर सकते हो। रिची मेहता के साथ आप इसमें काम किए, जिन्होंने दिल्ली क्राइम बनाया है। है। आलिया भट्ट एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, राइट। अमेजन प्राइम के साथ आपने पहले भी मिर्जापुर में भी काम किया था, राइट। जब इतने सारे लोग आते हैं, क्रिएटिव माइंड्स आते हैं, तो एक पॉसिबिलिटी रहती है ना कि क्रिएटिव टकराव हो सकता है, एक डिफरेंसेस क्रिएट हो सकता है कि एक आदमी ऐसे बनाना चाहता है, एक आदमी ऐसे बनाना चाहता है। तो जब भी कोई इस तरह का काम आप करते हो, जहाँ पे आपका भी ऑब्वियसली आप एक एक्सपीरियंस के साथ आते हो, क्रिएटिव डिफरेंसेस कभी हुए आपको पोचर्स पे या कभी? नहीं, बिकॉज इट्स अ वेरी वेल रिसर्च स्क्रिप्ट। रिची एक ऐसा डायरेक्टर है जो ऐसी एक हफ्ते में स्क्रिप्ट नहीं लिखता, एक महीने में स्क्रिप्ट नहीं लिखता, एक साल में स्क्रिप्ट नहीं लिखता, वो 3-4 साल लगा के एक स्क्रिप्ट लिखता है। जब तक वो स्क्रिप्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तब तक वो लिखना बंद नहीं करता, और जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं है तब तक वो फ्लोर में नहीं आएगा। उस तरीके का राइटर डायरेक्टर है वो। एज ए ऑडियंस मेरे को लगता है, जो कि गलत हो सकता है, एक और स्टीरियोटाइप है आपके बारे में कि जहाँ भी कोई बंगाली कैरेक्टर है, जहाँ भी कोई बांग्लादेशी कैरेक्टर है, तो वहाँ पे देवेंदु सर को आगे कर लो। बिकॉज आज की तारीख में जो कास्टिंग हो रही है, तो वो जैसे कोई मलाली स्पीकिंग है तो उसको मलाली एक्टर को दे दो, कोई बंगाली बैकग्राउंड से कोई कैरेक्टर हो तो उनको दे दो, तो कोई पंजाब से पंजाबी कास्टिंग हो तो पंजाब से। ये अच्छी बात लगती है सर, नहीं तो पहले क्या होता था ना कि एक पंजाबी एक्टर बिहारी कैरेक्टर कर रहा है, एक तमिलियन जो है मान लो वो बंगाली कैरेक्टर कर रहा है, तो फिर वो ऑफ हो जाता है। या मान लीजिए कि अगर हिंदी स्पीकिंग तमिलियन बनता है तो अयो रामा और वो अन्ना रास्कल यहीं तक स्टीरियोटाइप हो जाता है। वही तो मैं कह रहा हूं, ऑथेंटिसिटी नहीं आ पाती ना। वो तो वही मैं आपको बहुत पहले कहा था ना कि वो एक्चुअली एक क्लीशे में घुस जाते हैं हम चीजों को, कि यार ऐसी बात करेगा, ये हमेशा तो ऐसे बात करेगा यार कोई आदमी। इसको दो तरह से टैग किया जाता है, एक तो टाइप कास्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है कि टाइप कास्ट। आपको लगता है कि ये टाइप कास्ट किया जाता है? आपको कभी ऐसा फील हुआ कि मुझे टाइप कास्ट करने की बहुत कोशिश की जाती है, क्योंकि जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैं अगर एक पुलिस इंस्पेक्टर कर लिया, तो
कोई आदमी तुरंत मेरे को पुलिस इंस्पेक्टर में कास्ट करने की कोशिश करता है, मुझे टाइप कास्ट करने की बहुत कोशिश करते, तो बहुत टैक्टफुली मुझे उस चीज़ को हैंडल करना पड़ता है कि, और जाके आप जब परफॉर्म करोगे तो आपको बिल्कुल ऐसा कुछ परफॉर्म करना पड़ेगा उस किरदार के साथ कि जो कि इन्होंने सोचा ही नहीं था। टाइपकास्ट को अगर आप दूसरे नजरिए से देखें तो ये ब्रांडिंग भी है एक तरह से कि हाँ, पर ब्रांडिंग जो है ना रमन, ब्रांडिंग क्या है, वो पर्सनालिटी एक्टिंग में आ जाती है। जैसे सुपरस्टार, हमारे जो इंडस्ट्री में जो सुपरस्टार आते हैं उनकी एक्टिंग देखने कौन जाता है? स्टाइल, आप उनकी एक्टिंग देखने जाते हैं? कोई नहीं जाता है। बट कैरेक्टर एक्टर्स अगर जिसको बोल दिया जाता है, ठीक है, इफ यू कंसिडर योरसेल्फ अ कैरेक्टर एक्टर, I don't consider myself a character actor. I consider myself an actor. क्योंकि सिर्फ एक्टर के लिए ब्रांडिंग जरूरी नहीं है फिर? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। मैं वो ब्रांड बनना चाहता हूँ कि जो एक्टिंग से ब्रांड बने, कि ये आदमी जो है, ये आदमी हर एक किरदार को डिफरेंट करने की कोशिश करता है, ये आदमी हर एक किरदार को दोबारा नहीं जीता, एक ही वर्दी का रंग हो तो फिर वो आदमी अलग अलग हो ही जाता है। तो मैं उस ब्रांडिंग की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं उस ब्रांडिंग में नहीं जा पाऊंगा कभी भी, क्योंकि उस ब्रांडिंग में मैं नहीं जा सकता। वो 1000 करोड़ की पिक्चर की ब्रांडिंग है। वो वर्सेटाइल एक्टर होना आपकी शायद ब्रांडिंग है। ये ब्रांडिंग, वर्सेटाइल एक्टर होना मेरी ब्रांडिंग है। तो सर आप प्रॉपर कोलकाता के रहने वाले हो, वहाँ से फिर आप दिल्ली गए, आप एनएसडी में पढ़े हो सर, फिर आप 2000 में बम्बई आते हो जी। घर याद आता है? बिल्कुल, बहुत बहुत याद आता है। ऑफ कोर्स आई लॉस्ट माय मॉम इन 2021। ओके, सो सॉरी। या मतलब वो वही प्रोफेशनल एक्टर्स का लाइफ ही यही है कि आपको पता ही नहीं आप कहाँ हो उस टाइम। और सेकेंड कोविड के टाइम में मैं टर्की में शूट कर रहा था, एंड एक दिन पता चला कि नहीं, मॉम इज नो मोर, बट आई कुडंट कम फॉर द फ्यूनरल आल्सो। उस कोविड का टाइम है, कहाँ से कैसे आएंगे। मतलब आप लास्ट टाइम देख ही नहीं पाए? बिल्कुल। और फिर वही मतलब आपके पापा हैं अभी? हाँ, पापा और सिस्टर, सो कैलकाटा। दोनों में से सबसे ज्यादा क्लोज आप किसके, मतलब मम्मी के क्लोज थे या पापा के हैं? सबके क्लोज हूँ, मम्मी के बहुत क्लोज था मैं, पापा के भी क्लोज हूँ। कितने इंटरवल पे घर जाना होता है या जा पाते हो आप? मैं साल में एटलीस्ट 3 या 4 बार तो घर जाने की कोशिश करता हूँ। 3-4 बार कोशिश करता हूँ। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मुझे कोई बंगला फिल्म मिले। अच्छा। ताकि मैं शूटिंग करते हुए बंगाल चला जाऊँ, कलकत्ता चला जाऊँ, क्योंकि बंगला फिल्म मुझे बहुत कम मिलती है। आप बिजी इतने हो सर, मुझे लगता है मिलती इसलिए नहीं मिल रही होगी, डेट्स नहीं, एक्साइट भी नहीं करते, मतलब ऐसे ऑफर्स भी नहीं आते कि जिसके लिए आप मतलब क्योंकि ऑफ कोर्स कॉमर्स अगर देखा जाए, कॉमर्स काफ़ी कमर्शियल साइड, कमर्शियल ऊपर नीचे है, लेकिन वो दैट इज इमेटीरियल फॉर मी, बिकॉज मेरे लिए जो है, मेरे लिए मातृभाषा में काम करना एक अलग प्राइड की बात है, और प्राइड की बात है, और एक बहुत कंफर्ट की बात है ना कि आप अपने खुद के लैंग्वेज में। इनफैक्ट मेरी मॉम तो ये कहते कहते मर गई है कि यार तू अगर यहाँ रहता तो यहाँ भी बहुत अच्छा काम कर सकता था, लेकिन वो तो थोड़ा सा मॉम है, माँ का दिल है, तो इसलिए। लेकिन सर ये जो दर्द है ना सर, वो हम लोग सब माइग्रेंट्स है सर, लाइक हम लोग अपने एक शहर को छोड़ के बम्बई आते हैं सपना पूरा करने के लिए, बहुत लोगों की जर्नी होती है। और ये जो आप बोल रहे हैं तो हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि जैसा बताया हम बिहार से हैं सर। कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अब लगता है कि धीरे धीरे छूट रही है। जो पहले होता था कि पहले आप घर चले जाते थे, अब सिर्फ फ़ोन पे या बहुत बहुत दिनों पे आपको पता चलता है कि घर पे क्या चीज़ें हो गई। आप घर जाते हो तो अपने माँ बाप को बूढ़ा होते हुए देखते हो, वही 10 दिन या 15 दिन जितने दिन आप घर जाते हो, फिर आपको आता है कि लगता है ऐसा कि माँ बाप का कुछ एक सपना था, माँ बाप ये करना चाहते थे या हमसे ये करवाना चाहते थे। आपके पेरेंट्स आपसे क्या करवाना चाहते थे? और फिर क्या कभी ऐसा हुआ कि जब आप एक्टर बनना चाह रहे थे तो कुछ वैसा कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऐसा हुआ कि बहुत इजी गो था आपके लिए? नहीं, मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे। अच्छा। शुरू से बहुत सपोर्टिव थे। मैंने सब कुछ किया ज़िंदगी में, मेरे से सब कुछ कराया गया, क्योंकि एज ए बंगाली बच्चा जो होता है ना घर में, मतलब वो पेंटिंग भी करेगा। फुटबॉल खेलते हो सर आप? बिल्कुल, फुटबॉल। गिटार बजाते हो सर? फुटबॉल गिटार नहीं बजाता मैं, हारमोनियम बजाता था, तबला बजाता हूँ मैं। तबला में संगीत प्रभाकर हूँ, इलाहाबाद प्रयाग संगीत समिति से 4th ईयर
आई पास्ड विद डिस्टिंक्शन, तबला बजाता था। पिताजी क्या करते थे आप? मेरे पिताजी पोस्ट मास्टर थे। अच्छा, पोस्ट मास्टर थे। मॉम भी ट्रेजरी डिपार्टमेंट में पीएनटी सर्विस में है। अच्छा। तो एक मिडिल क्लास फैमिली में इतना पैसा कि किसी को और बहन के साथ कोई तबला प्लेयर को बुला के उसको संगत कराने के लिए तू ही सीख ले। तो ये सब इकोनॉमी के बेस पे ही होता है ये सारी चीजें। आप एक भाई एक बहन हो? एक भाई एक बहन है। तो मेरे हमेशा बहुत सपोर्टिव थे लोग। तो एक टाइम में जब पता चला कि इसका कुछ नहीं हो सकता, ये जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन बन के बैठा हुआ है, पढ़ाई वढ़ाई भी खत्म हो चुकी थी मेरी लगभग, क्योंकि मैं थिएटर ज्वाइन कर चुका था, हार्डकोर थिएटर करता था। आई वाज अवॉर्डेड बेस्ट एक्टर बाय इफ्टा इन 1993 बिफोर जॉइनिंग नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। सो आई वाज वेरी मच इनटू थिएटर। सो आज कल मेरा बीकॉम का एग्जाम है और आज पता चला कि मतलब डिस्टेंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि आज मुंबई में शायद मेरी एग्जाम है, कल मेरी एग्जाम है और आज रात को मैं नासिक में हूँ, प्ले कर रहा हूँ। तो कुछ पढ़ाई वढ़ाई कुछ है नहीं ना। तो मेरे मॉम डैड ने सोचा था कि ये गया, ये खत्म हो चुका है। फिर व्हेन आई रियलाइज दैट नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, अगर मुझे और भी अच्छा एक्टिंग करना है, मुझे मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ। तो पहली बार लाइफ में मुझे पढ़ाई करने में मैं उत्सुक हुआ कि अपने पसंदीदा पढ़ाई। तो मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा अप्लाई किया। तो मेरे मॉम डैड बहुत खुश हो गए थे, यार चल कुछ तो कर रहा है। घर में था फिल्मी माहौल? आप लोग फिल्म देखा करते थे? घर में माहौल नहीं, तो घर में मतलब मेरे डैड, मैंने बचपन में मेरे डैड हाथ पकड़ के लेके गए मुझे बेन हार दिखाने के लिए, जॉज दिखाने के लिए। मैं अभी भी, मुझे याद है शोले रिलीज हुई थी, मॉम डैड मैं शोले देखने गए थे। वो अभी मुझे याद है, वो टॉस किया जाता था सिक्का, उसका ठंग करके आवाज होती थी। उस टाइम डॉल्बी साउंड पहली बार आया था 70 mm स्क्रीन पे, सिनेमास्कोप में। मतलब ये भी डैड के साथ गया हो। अब यहाँ रहते हैं आपके पापा आपके साथ? नहीं, अच्छा, कलकत्ता में। वो आते ही नहीं, उनका मेरे इतना बड़ा घर है उधर कलकत्ता में, उन्होंने बना दिया। उन्होंने अपनी जिंदगी की सारी पूंजी लगा। आपका मन नहीं होता है कि अब चूंकि उम्र हो रही है तो साथ रखते या साथ रह जाते? मैं बहुत बार कोशिश करता हूँ, कोशिश किया, लेकिन वो शहर नहीं छूटती, वो शहर नहीं छूटती, वो आना नहीं चाहते। सो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम। और क्या है ना कि मैं कभी कभार ये सोचता हूँ कि जिंदगी में मतलब हम इंसान भी माइग्रेटरी है। हम हमेशा यायावर थे, हम ट्रैवल ही करते रहे। खाना बदोश। हम लोग खाना बदोश है, हम लोग बीज है। जैसे कि बीजा फूल फटता है, बीजा उड़ता है, उड़ने के बाद कौन सी धरती में जाके उसका पेड़ उगता है वो किसको क्या पता। इंसान भी वैसे बीज जैसा है। ऑफ कोर्स आपको बुरा लगता है कि आपके बचपन में आप जिन मॉम डैड को देखे, जो डैड, मुझे याद है कि मुझे अभी भी विजुअल्स है इस चीज़ का कि मैं छोटा था, मेरे डैड मैं डैड के गोदी में हूँ, डैड ऐसे चलती बस में ऐसे हैंडल पकड़ के ऐसे चढ़े और अंदर से लोग अरे भाई साहब क्या कर रहे, बच्चे गिर जाएंगे। डैड यंग डैड थे मेरे, मतलब 27-28 साल उस टाइम मेरे डैड के एज थे। वो डैड को जब आज उतना ही वीक हो गए, निथर देखता हूँ, उतना ही मतलब जड़ देखता हूँ, उतना ही ऐसे वीक देखता हूँ। बेटा अपने बाप को कमजोर नहीं देख सकता, ये बहुत अजीब फीलिंग होती है। हाँ मतलब और अभी वो वीक भी हो गए ना। पहले वो कभी कभार उनकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं कोई भी चीज़ को लेके। अगर कल मुझे कोई न्यूज़पेपर में मेरा कुछ आर्टिकल आ जाए खुशी से होने गया, फिर बोलते कि तेरी मॉम ये देख के नहीं जा पाई। तो पहली बार आपके माँ ने काम तो आपका देखा ही सर, आप थोड़ा बहुत काम देखा, लेकिन ये लोग बहुत दूर है ना OTT से, बिकॉज OTT इज लाइक इट्स अ डिफरेंट स्पेस। एडल्ट शोज होते हैं, सारी चीजें होती है, गाली गलौज, तो वो मेरे डैड के कान खड़े हो जाते हैं। अच्छा। सर पहली बार आपको कब ऐसा लगा कि आई हैव अराइव्ड इन लाइफ, या आपके पेरेंट्स को कब पहली बार फील हुआ कि यार? नहीं, मेरे पेरेंट्स को अभी भी लगता है कि मेरे डैड बार बार ये कहने की कोशिश करता है कि सुनो, तुम्हारे लाइफ में प्रोविडेंट फंड नहीं है, तुम्हारे लाइफ में ग्रेचुइटी नहीं है, और सेविंग्स कर रहे हो क्या? नहीं, सेविंग्स कर लिया करो, ये कर लिया करो, वो कर लिया। तो वो डैड जैसे मतलब ना कि मैं घर में गया तो कोई, मैं कलकत्ता घुसते ही मैं कुछ
ये ले लिया वो ले लिया वो ले लिया, बोले तुम क्या कैसे जरूरत क्या क्या जरूरत करते है? हो ऐसे हाँ। कैसे ऐसे तो तेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं। ये तो वो जो डैड वाला है, मेरे डैड बहुत ही मतलब माइन्यूटली खर्च करने वाला इंसान था बचपन में। थिएटर में भी सर, जैसे आपने काफी टाइम तक थिएटर किया है, तो थिएटर में भी सर इतना पैसा तो नहीं होता है। थिएटर में पैसे ही नहीं है, इतना पैसा क्या होता है? हाँ मतलब शोज करके अगर आप थोड़ा बहुत, जैसे आप बता कुछ रहे हो, नहीं, कलकत्ता में जब हम थिएटर करते थे जेब से पैसे देते थे भाई जेब साहब, से लगाते थे। जेब तो- से लगाते थे कि मेंबरशिप देना पड़ता था। ये रे यार इस बार तो टिकट छपवाने का पैसा नहीं है, कहाँ से टिकट छपाएगा यार। कभी ऐसे डिस्करेज नहीं हुए कि यार नहीं हिम्मत नहीं टूटी यार, कभी कि नहीं, पैसा नहीं है नहीं, या स्ट्रगल? जज्बा है, जुनून हाँ, है, पता ही नहीं क्या चल रहा है लाइफ में, हम्म, पता ही नहीं क्या। सुबह निकल जाते थे, मॉर्निंग कॉलेज में किसी ने मुझे लाइफ में नहीं देखा, हम्म, लेकिन मॉर्निंग में पहुंच जाता था, हम्म, साइकिल लेके पहुंच गया। और मैं डैड में बोलते मॉर्निंग कॉलेज है तेरा, तो रात को 12 बजे वापस आता है, तो करता क्या है दिन भर मैं यही करता था। हाँ, हमारे टाइम में तो बाकी कोई और कोई गैजेट तो था नहीं जो टाइप फोन में भी लगे रहोगे और कुछ, हाँ। तो यही जुनून थे। नहीं ये सर, वो जुनून जो है सर, वो अभी भी आपका दिख रहा है सर, और हम उम्मीद करते हैं कि वो जुनून आपका आगे ऐसा दिखता रहे। दिखता आपको रहे। बहुत मैं बहुत अभी- धन्यवाद सर हाँ। कि आप सर वक्त निकाले और हमारे पॉडकास्ट पे आए सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ डिजिटल कमेंट्री को सब्सक्राइब कीजिए और इसको और शेयर कीजिए और देखिए, मज़ा आएगा। रमन और विभू के साथ बहुत टुपी हुआ आदमी है।